बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात करेंगे जुडिशल मार्शल लॉ के हवाले से कि क्या पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ लगने वाला है। जुडिशल कोप की बातें हो रही हैं पाकिस्तान से लेकर गैर मुल्की सारे फोरम्स पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस दफ़ा क्या फ़ौज खुद नहीं आ रही और अदालत के ज़रिए सारा मामला किया जा रहा है। हुकूमत भी काफ़ी दिनों से शोर मचा रही है, साजिश साजिश साजिश, और वो इल्ज़ाम लगाती है इमरान खान के ऊपर। तो इमरान खान तो किसी ऐसे अहदे पर है नहीं कि साजिश कर सकें, और अगर वो साजिश कर रहे हैं तो किसके साथ मिलकर कर रहे हैं और कौन उनके साथ मिलकर साजिश कर रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। पीपल्स पार्टी ने 20 दिन अहम करार दिए थे, 10 दिन गुजर गए, 10 दिन रह गए, तो क्या अब अगले 10 दिन में क्या होने वाला है। शेख रशीद तो हर दफ़ा ही कोई ना कोई डेडलाइन दे देते हैं कि अगले 30 दिन बड़े अहम हैं और फिर अगला हफ्ता बहुत अहम है। तो अब वो नई बातें कर रहे हैं, उनकी पेश गोइयाँ किस हद तक जो है वो अब काबिल एतबार रही हैं या नहीं रही हैं, इस पर बात करेंगे। 10 जुलाई को क्या होने वाला है, जो JIT ने रिपोर्ट देनी है, बताया गया था कि 10 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर लेंगे। क्या JIT मज़ीद वक्त मांगेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको मज़ीद वक्त देगी या नहीं देगी, या 10 जुलाई को ही जो भी रिपोर्ट होगी हतमी या गैर हतमी उसी को फ़ाइनल समझा जाएगा और उसी की बुनियाद पर फैसला होगा। और वो फैसला कितने दिनों में आएगा और उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट में एक नई समाज शुरू होगी, क्या कोई नया लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त सामने आएगी हुकूमत की तरफ से या मुस्लिम लीग या शरीफ ख़ानदान की तरफ से। और नथिया गली में क्या हो रहा है, वहाँ पे इमरान खान और उनके साथी जो हैं वो क्या मुशावरत कर रहे हैं। इसहाक डार को ऐसी क्या बातें सुनने पड़ी JIT में कि बाहर आकर वो आग बगोला हो गए। उन्होंने इमरान खान को जवारी कहा, तो जवारी अब क्यों कहा? अगर वो जुआ खेलते हैं तो ये बातें पहले भी कही जा सकती थी, अब ऐसी क्या उस्ताद आ पड़ी इसहाक डार पे कि उनको याद आ गया कि ये झूठे भी हैं, जवारी भी हैं। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे शहजाद चुगताई साहब के साथ। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, क्या लग रहा है मामला किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? अब तो मरीम नवाज़ की पेशी रह गई है, लेकिन जो सबसे अहम डेवलपमेंट कि JIT को जाना चाहिए कतरी शहजादे का बयान कलम बंद करने, तो वो तो चले गए हैं, कतरी शहजादे का बयान हो रहा है। तो ये मामला अब ये तवाज़ुन किसके हक़ में जा रहा है? देखें, एक चीज़ तो ये कि ये डिमांड मुस्लिम लीग नून ने की थी कि कतरी शहजादे का बयान जो है रिकॉर्ड किया जाए, और आसिफ किरमानी जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर JIT ने कतरी शहजादे जासिम का बयान कलमबंद नहीं किया तो फिर क्या कहते हैं, हम रिपोर्ट को, जो JIT की रिपोर्ट है उसको नहीं मानेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून ने के लिए JIT की रिपोर्ट में कतरी शहजादे का बयान जो है ना, वो लाइफ लाइन है, और वो उनकी मुस्लिम लीग नून की सियासी जो ज़िंदगी है उसकी ज़िंदगी और मौत का उनका ये मसला है। और बहुत कुछ जो है मुस्लिम लीग जो जिस पे बैंग कर रही थी इस केस के अंदर, JIT के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में, जो मुस्लिम लीग का सबसे अहम नुक्ता जो है वो कतरी शहजादे ख़त, और फिर अब उन्होंने कहा कि हम उसका बयान लिया जाए। अच्छा देखिए, एक चीज़ तो ये है कि इसमें ज़्यादती कतरी शहजादे की ये है कि दुनिया में ऐसी मिसालें, ऐसी नज़ीरें बहुत कम मिलेंगी कि कोई अदालत जो है किसी का बयान लेने उसके पास गई हो। तो खैर वो एक नज़ीर आपने देख ली कि JIT जो कुछ कर रही है अदालत के हुक्म पर ही कर रही है, अदालत ही की उसकी हैसियत है। और अगर JIT की इतनी बड़ी पोजीशन नहीं होती, अदालत वाली पोजीशन नहीं होती, तो फिर JIT के सामने वज़ीर-ए-आज़म के बेटे, वज़ीर-ए-आज़म की बेटी और फेडरल मिनिस्टर, फनास मिनिस्टर सेकंड होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बाद जो नंबर 2 होता है वो फनास मिनिस्टर कहलाता है, यानी सब कुछ फनास मिनिस्टर ही होता है। तो JIT ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे फनास मिनिस्टर को भी कटहरे में खड़ा कर दिया, वज़ीर-ए-आज़म के बेटों को भी खड़ा कर दिया, वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी को भी खड़ा कर दिया। और अब ये बातें भी हो रही हैं, यानी मुस्लिम लीग नून ने मरीम नवाज़ को कटहरे में लाने और JIT के सामने खड़ा करने पर खासे रिजर्वेशन का इजहार किया। अच्छा, मुझे दो चीज़ें ज़रा आप वजाहत के साथ ज़रा समझाएं। एक तो ये कि जुडिशल कोप की बातें हो रही हैं, जुडिशल मार्शल लगने की बातें हो रही हैं, ये किस सेंस में लोग बातें कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी ये बातें करने की वजह क्या हो सकती है? देखें, एक होता ही है कि जो पाकिस्तान में अलमिया ये है कि सुई कहीं जाके अटक जाती है, और फिर जब तक वो नहीं होता, वो यानी कि नुक्ता पूरा नहीं होता, या ये जो एक जहन के अंदर एक समाया हुआ है, एक कोई बात समाई हुई है, जब तक कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो वो बात चलती ही रहती है। अब ये जुडिशल मार्शल लॉ का आइडिया तो बांग्लादेश से लिया गया था और बरसों पुराना है, मेरे ख्याल से 10 साल पुराना
ये आइडिया है। तो अब वो एक जुडिशल, इससे पहले आपको याद होगा कि वो एक इसका जो कौंसल थी, कौमी कौंसल, कौमी सलामती कौन, कौमी सलामती, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक आइडिया जहन में अटका हुआ था, और फिर जब तक वो बना नहीं ली तो उस वक्त तक वो मामला ख़त्म नहीं हुआ। अब कहाँ है कौमी सलामती काउंसिल, हमें नहीं पता। अच्छा, अब ये कि अब ये जुडिशल एक मतलब उसकी तो एक कैजुअलिटी हो गई ना उसकी, तो मतलब जहांगीर करामत को जाना पड़ा उसकी वजह से। जी हाँ, तो अब जुडिशल मार्शल लॉ का एक आइडिया जो है वो है, और बड़े अरसे से चल रहा है, और वो दिमागों में समाया हुआ है, और वो गालबन ये सोच है कि जुडिशल मार्शल लॉ लगा के जो है सारे, यानी कि जितनी बुराइयां हैं और जितना, अच्छा चलिए, तो आपने बता दिया कि एक सोच है जिसकी वजह से ये सुई कहीं अटकी हुई थी। अच्छा, अब ये बताएं, जो आपने बात की JIT की, JIT जब से शुरू हुई, जब से बनी, तो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे थे मुस्लिम लीग की तरफ से, हुसैन नवाज़ की तस्वीर से लेके, व्हाट्सएप कॉलों से लेके, उस पर जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे वो एड्रेस नहीं हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि JIT इनके किसी भी एतराज़ को सुनने के लिए, उस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है, और ये कि अमल दरामद बेंच के सामने भी वो एतराज़ात गए और वहाँ पे भी रिपोर्टिंग गई, वहाँ पर भी उनको कोई ज़्यादा वज़न नहीं मिला। तो ये पहला मौका है जिसमें आप कहते हैं कि जी एक फरमाइश आई थी, या कहा गया था कि जी JIT जाए और जाके कतरी शहज़ादे का बयान ले, और JIT चली गई और JIT के मेम्बरान ने जाकर उसका बयान कलमबंद कर लिया। तो ये पहला एक ऐसा नुक्ता है जिस पे मुस्लिम लीग की बात मान ली गई। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि JIT ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन इसमें दूसरा पहलू ये है कि JIT ने खुद ही 3 ऑप्शन रखे थे कतरी शहज़ादे के सामने कि आप आ जाइए बयान कलम बंद कराने, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम आ जाते हैं बयान कलम बंद करने, तीसरा ये है कि ऑडियो वीडियो पे आपका बयान हो जाए। तो ये ऑप्शंस JIT ने फिर क्यों दिए थे, अगर यही मामला था कि जी गवाह जो है वो खुद आए पेश हो, अदालत क्यों जाए वहाँ पे बात करने? ऑप्शंस तो ये दिए JIT ने खुद। जी हाँ, JIT ने ये ऑप्शन दिए थे इस वजह से कि ये जो मुस्लिम लीग नून है या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो सबसे ज़्यादा बैंक इस खत पे ही कर रही थी कि सबूत के तौर पे मनी ट्रेल का सबूत था या जो भी कोई सबूत था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये रकम जो है ना, ये मनी ट्रेल में जो लिंक मिसिंग था उसमें एक खत पेश किया गया कि जी ये उस लिंक को जोड़ देगा। उस लिंक की तस्दीक के लिए या उस खत की तस्दीक के लिए JIT ने जाना था या JIT के सामने शहजादे ने आना था। तो अब ये लिंक आप समझते हैं कि इस बयान के बाद वो जो मिसिंग लिंक का ख़त पेश होने से उसकी तस्दीक हो जाएगी या नहीं होगी, तो JIT की रिपोर्ट में कम से कम मुस्लिम लीग का जो मौक़िफ़ है वो पूरी तरह एड्रेस हो जाएगा। देखें, इसमें यानी कि आप ये देखें कि गवर्नमेंट के हक़ में यानी कि एक तो JIT का काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे काम कर रही है, और वो उसकी प्रोसीडिंग चल रही हैं, और वो आज कल उन्होंने चेयरमैन नैब को भी बुला लिया है, और मरियम नवाज़ भी जाएंगी, और कल उन्होंने इसाक डार का बयान जो है वो कलम बंद किया है। तो एक तो प्रोसीडिंग ये चल रही है। दूसरी ये कि यानी कि ट्रैक 2 जो चैनल है वो भी यानी बड़ा एक्टिव है, और उसके ट्रैक 2 चैनल पे भी यानी कि कार्रवाइयाँ जारी हैं, और वहाँ भी यानी कि मुज़ाकरात और मुशावरत और यानी कि सुलह की कोशिशें और कुछ यानी दबाव के हथकंडे, प्रेशर टैक्टिक्स, वो सब चल रही है। तो अगर हम अगर ये देखते हैं कि JIT की अगर हम बात करते हैं, और अगर ये पनामा केस की बात करते हैं, तो पनामा केस में 2 चीज़ें यानी कि ऐसी हुई हैं कि इसमें पांसा जो है किसी गवर्नमेंट के हक़ में पलट सकता है, यानी कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा अपर हैंड हो गया है। वो इस तरह हुआ है कि एक तो सेनेटर्स की एक टीम आई है, सेनेटर जॉन मकीन आए हैं, और अमेरिकन सेनेटर्स, 5 सेनेटर्स की डेलीगेशन आया हुआ, आर्मी चीफ से भी मिला है, वज़ीर-ए-आज़म से भी मिला। वो जाहिर है कि सबसे मिलते हैं, और तो सबसे मिलने का मकसद ये होता है कि ताकि ये तासुर ना हो कि वो किस मिशन पे आए, और बज़ाहिर वो अफगानिस्तान के इशूज़ पे और सिक्योरिटी अफगानिस्तान के इशूज़ पे और लाइन ऑफ कंट्रोल के इशूज़ पे, लेकिन वो आए असल में इसी इशू पे हैं, और वो मुलाकातें कर रहे हैं। उनका एक मिशन है। उनका मिशन क्या है? अब वो बज़ाहिर तो यही लगता है कि वो मिशन जो है वो नवाज शरीफ को रेस्क्यू करना चाहते हैं, अमरीकी सेनेटर जो आए हैं, और वो मुसालती मिशन पे हैं, और वो मुसालती मिशन जो है वो यहाँ पर जो क्या कहते हैं इदारों के दरमियान जो कशमकश है, या इदारों के दरमियान जो वो बदगुमानियाँ हैं, वो उनका ख़ात्मा करना चाहते हैं। अच्छा, आप ये कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि जी वो रेस्क्यू करने आए हैं? क्योंकि एक अच्छा खासा तासुर ये भी सियासी हल्कों में दिया जाता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जब से सदर बने हैं वो पाकिस्तान से नाला हैं, पाकिस्तान को अब वो मज़ीद जो है वो
सज़ा देना चाहते हैं, डू मोर की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस में पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद रोकने का बिल भी जो है वो पेश हो गया है। तो एक तरफ तो अमरीकी सदर जो है वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान की सरहदों को भी गर्म रखा हुआ है, अफगानिस्तान और ईरान और सब तरफ, और दूसरी तरफ आप समझते हैं कि वो रेस्क्यू करेंगे नवाज शरीफ को। ये कैसे मुमकिन? देखें, वो पाकिस्तान से तो नाला हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिशों का जाल जो है हमारे जनूबी एशिया में बिछाया जा रहा है। लेकिन ये कि ये आपने कैसे तय कर लिया कि वो नवाज शरीफ से नाला आए, तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ से वो नाला होंगे या गवर्नमेंट से वो नाला होंगे। और मुझे ये यकीन है कि वो यानी कि हमारी रियासत से ज़रूर नाला हैं, और लेकिन ये कि और रियासत के कुछ इदारों से वो खुश नहीं होंगे। लेकिन ये कि नवाज शरीफ के लिए तो मैं समझता हूँ कि उनका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होगा, और इसलिए भी सॉफ्ट कॉर्नर होगा कि वो बहरहाल ये कि पाकिस्तान में वो चाहते हैं कि जमहूरी अमल जो है चलता रहे और तसलसल चलता रहे। तो अगर जब ये बात आएगी कि जमहूरी अमल की बात आएगी और फिर जुडिशल मार्शल लॉ की बात आएगी, तो वो ज़ाहिर है कि जमहूरियत का ही इंतखाब करेंगे और जमहूरी जो लोग हैं और जमहूरी हुक्मरान हैं उनका ही वो साथ देंगे। तो ये है कि वो तो देखें, दुनिया में ऐसा होता है कि जो दुश्मन ममालिक भी होते हैं, यानी कि इवन ये पाकिस्तान इंडिया भी हैं, तो वो उनकी भी ये कोशिश होती है कि वो एक दूसरे को अंगेज रखें और अंगेज रख के जो अपने मकासद है वो हासिल करें। तो अमेरिका भी यानी कि पाकिस्तान को, यानी कि अमेरिका, इसराइल, भारत, 3 मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान और इवन ये कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक और यूरोपियन तो मुसलमानों से नफ़रत भी करते हैं और उनको पसंद नहीं करते। तो मतलब ये जितने एलिमेंट हैं ये मुसलमानों के दुश्मन है, पाकिस्तान के भी दुश्मन है। लेकिन ये कि ये भी नहीं चाहते कि एकदम पाकिस्तान जो है एटम बम चला दे, पाकिस्तान जो है वो एकदम जहाज़ पे आमादा हो जाए और इंडिया पे हमला कर दे और दुनिया में एक नई सूरत हाल पैदा हो जाए। अगर एक खुदा न खास्ता एक एटम बम कहीं मार दिया गया, यानी कि सब मतलब उनकी कोशिश जो होती है कि जमहूरी अमल को चलाएं और ताकि चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। जो हमारे जौहरी असासे थे, तो चलें इस पे मजीद बात करते हैं। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, वापस आके इस पे मजीद आपसे जो है आपके ख्यालात जानते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात हो रही है शहजाद चुगताई साहब से, सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, आपने कहा कि 2 ऐसे वाक़यात हुए हैं जो आप समझते हैं कि हुकूमत के हक़ में गए हैं, 2 डेवलपमेंट्स हैं JIT के हवाले से या पनामा केस के हवाले से। एक तो आपने बता दिया कि अमरीकी वफ़द आया हुआ है 5 सेनेटर्स का जॉन मैकेन की क़यादत में। ये वही जॉन मैकेन है जिन्होंने कुछ अर्सा कबल अमेरिका में आसिफ जरदारी साहब के एजाज़ में ज़बरदस्त किस्म का शाइया दिया था और आसिफ जरदारी साहब ने वहाँ जाके बड़ी मनूवरिंग की थी, कोशिश की थी। और उसके बाद फिर जॉन मैकेन पहले पाकिस्तान आए थे और कहते हैं कि वो आसिफ जरदारी की राह हमवार करके गए थे, जिसके बाद आसिफ जरदारी साहब बेनज़ीर की बरसी के मौके पर पाकिस्तान वापस आ पाए। उससे पहले वो 1 साल तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ या फ़ौज के साथ उनके ताल्लुकात उस तरह कशीदा नज़र आ रहे थे कि वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थे। तो जॉन मैकेन ने उस वक्त जो है वो बर्फ़ पिघलाई थी। अब वो फिर आए हुए हैं, तो आप कहते हैं कि एक तो ये डेवलपमेंट ये है कि शायद वो रेस्क्यू करने आए। दूसरी डेवलपमेंट क्या है? दूसरी डेवलपमेंट जो है, ये जो कतरी शहजादे हैं जासिम साहब, तो इनका जो बयान लेने JIT गई है कतर में, और वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब गए हैं और एक साहब और गए, दो रुकनी टीम गई है। तो ये जब वहाँ पे यानी कि कतरी शहजादे का बयान अगर रिकॉर्ड हो जाता है और वहाँ से जो वो मिसिंग लिंक है मनी ट्रेल का वो मिल जाता है, तो फिर ये केस जो है, इसका टिल्ट जो है वो नवाज शरीफ की तरफ चला जाएगा। और यानी कि जो शरीफ फैमिली है उसको यानी कि इस बात के इम्कानात पैदा हो जाएंगे कि उनको बरी किया जा सकता है और मामला जो है वो उनके हक़ में जा सकता है। तो और दूसरा ये कि ये अमरीकी सेनेटर का मिशन। अच्छा, ये बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 20 अप्रैल को 5 रुकनी बेंच का, तो उस वक्त तो आम तासुर ये था कि कतरी शहजादे का ख़त उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है, उसको कोई अहमियत नहीं दी गई। तो जब एक ख़त्ती अहमियत के हामिल नहीं ठहराया गया, तो अब ये JIT ने फिर कतरी शहजादे से जाके बयान कलमबंद करना क्यों ज़रूरी महसूस किया? इसकी क्या ज़रूरत है? देखें, ये तो वो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था ना कि आसिफ किरमानी ने साफ साफ कहा था कि जी हम JIT का फ़ैसला कबूल नहीं करेंगे। अगर ये आपने तो ये क्या आपके ख्याल में JIT दबाव में आई है? ये तो शुरू से जो है नशे व फराज यही चल रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, अब इमरान खान तो नथिया गली में आराम से बैठे हुए हैं, वो तो कोई
यानी कि ना सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कह रहे हैं, ना JIT के बारे में कुछ कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पहले दिन से गवर्नमेंट JIT के हक में नहीं है। उसके इमरान खान तो मुसलसल बयान देते रहे हैं कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं और हम किसी किस्म का दबाव नहीं आने देंगे, और हम देखते हैं कैसे ये फैसला नहीं मानते और हम मनवाएंगे फैसला। तो सारे फैसले देखें अब तक जितने भी, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखें जहाँ शरीफ फैमिली इन्वॉल्व हुई, या ये कि दूसरी अदालतों के हाई कोर्ट के फैसले देखें जहाँ भी शरीफ फैमिली इन्वॉल्व हुई, तो जैसे कि तैयारा केस था उसमें नवाज शरीफ बरी कर दिए गए, फिर जब नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ हुई तो वो बहाल कर दी गई, और फिर जो एक 97 में जो इशू बना था क्या कहते हैं चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह का, तो वो इस किस्म के मामला जब भी हुए तो यानी सुरखरू जो है वो नून लीग हुई और नवाज शरीफ हुए, तो अदलिया का एक सॉफ्ट कॉर्नर। और फिर ये कि जब नवाज शरीफ ने केस किया तो यूसुफ रज़ा काला कोट पहन के वो पेश हुए, तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है डिस्क्वालीफाई हुई, वो केस भी यानी कि नवाज शरीफ ने जीता। तो मेरे कहने का मकसद ये कि ये अदलिया का सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से नवाज शरीफ और नवाज शरीफ फैमिली के साथ रहा है। जो साने मॉडल टाउन हुआ था वो भी आपने देख लिया कि उसकी JIT की रिपोर्ट कहाँ गई, और उसमें भी अदलिया ने कोई अल्लामा ताहिर कादरी का साथ नहीं दिया, और जो 17 आदमी मर गए। लेकिन इस तरह की तो दूसरी तरफ भी तो मिसालें मौजूद हैं कि जिस तरफ जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, नवाज शरीफ के हक़ में तो फैसला नहीं दिया उन्होंने। तो उस वक्त फ़ौजी जो इनकलाब आया था उसको उन्होंने दुरुस्त तस्लीम कर लिया, बल्कि 3 साल उनको दे दिए कि आप जो चाहें आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। तो फैसला तो नवाज शरीफ के खिलाफ आया था, तो सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के बहुत सारे फैसले खिलाफ भी आए हैं। हाँ जी, ये कहना भी काफ़ी खिलाफ हमेशा देखिए वो तो नजरिया ज़रूरत था ना, उसमें खिलाफ फैसला नहीं आया, नजरिया ज़रूरत को उन्होंने क्या कहते हैं उसको एंडोर्स किया था सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 मरतबा जब भी किया तो नजरिया ज़रूरत। उसके बाद 2008 का जब इलेक्शन आया तो भी उन्होंने नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया, ना नवाज शरीफ इलेक्शन कमीशन ने दिया ना ही, तो वो फैसले तो अगेंस्ट आते रहे। अच्छा नहीं, मेरे कहने का मकसद ये कि ओवरऑल अदलिया का यानी कि अदलिया का सॉफ्ट कॉर्नर रहा, और ये कि नवाज शरीफ जीतते ही रहे, अदालती महाज जो है ना नवाज शरीफ ने फतह किया और नवाज शरीफ आगे बढ़ते रहे। लेकिन ये कि अब मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून ये महसूस कर रही है कि आपको याद होगा कि 20 अप्रैल 2017 को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने मिठाइयाँ तकसीम की थी, और ये सब ने कहा था कि भाई ये सारे फैसले तो मुस्लिम लीग नून के हक़ में ही आते हैं। तो जो रिवायत है और जो हम देखते आए हैं, ठीक है एक आध फैसले खिलाफ भी चले गए, लेकिन जो हम रिवायत देखते आए हैं और जो लोग जो यानी कि एजाज हसन और आसिफ जरदारी तो खुल के कहते हैं कि हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं आता और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं आता, तो कहने का मकसद ये है कि अब थोड़े से हाथ पैर फूले हुए हैं गवर्नमेंट के, और थोड़े से नहीं, ये इसहाक डार की बातों से तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फूल ये क्यों इतना आग बगोला हुए हैं। वहाँ से चंद मिनट की इनकी जो है JIT के सामने पेशी हुई है, उसके बाद ये आगे इन्होंने सारा जो है गुस्सा वो इमरान खान पर उतार दिया। देखें तो JIT के अंदर इमरान खान तो नहीं बैठे हुए थे। वो ये भी हैरान कुन बात है कि वो JIT में इसहाक डार पेश हुए और वहाँ ना कोई तहरीक इंसाफ का कोई रुकन जो है JIT में मौजूद है, ना तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ है। तो बहरहाल ये कि ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, ये पूरी कौम के लिए एक सवाल ही है कि JIT में पेश होने के बाद जो इसहाक डार साहब थे वो इमरान पे क्यों बरसे, और इतना बरसे कि लोग हैरान रह गए और क्या कहते हैं समझ में नहीं आया, और उन्होंने उनके बखिए उधेड़ दिए और उनको ज़ाहिर तो ये वजह है कि जी ये जो दिन देखने पड़ रहे हैं उनको इमरान की वजह से, तो इसलिए गुस्सा इमरान पे। तो फिर ये कि वो तो फिर यानी कि ये जो साद रफ़ीक ने ये कहा था कि इमरान खान जो है वो हार गए, तो अब तो यही लग रहा है ना कि इमरान खान जो है वो जीतने जा रहे हैं, या इमरान खान जीत रहे हैं, या इमरान खान की विन विन पोजीशन है, या इमरान खान क्या कहते हैं मुस्लिम लीग नून को इस मुकाम पे ले आएँ कि जहाँ जो है वो मुस्लिम लीग नून की रिस्वाइयाँ भी हो रही हैं और उनकी क्या कहते हैं उनके ख़िलाफ़ भी बात हो रही है, उनकी पोजीशन भी ख़राब हो रही है और गवर्नमेंट की पोजीशन ख़राब हो रही है। तो मतलब ये कि ये इमरान खान का क्रेडिट तो अगर यानी कि है तो वो यही है कि वो उन्होंने शरीफ ख़ानदान को। अच्छा, जब हम देखते हैं पाकिस्तान की सियासत पे नज़र डालते हैं तो भुट्टो साहब के बाद कोई वज़ीर आज़म इतना अरसा अपने ऑफिस में नहीं गुजार सका जितना अब नवाज शरीफ साहब गुजार चुके हैं। इस टेन्योर में ही 4 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, और अगर उनके 2 टेन्योर मिला लिए जाएँ तो जितना अरसा वो प्राइम मिनिस्टर पहले 2 दौर मिला लिए जाएँ तो जितना अरसा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गुजारा है इतना कोई शख्स भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं रहा।
तो शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब भी अपने इंतकाल से पहले आखिरी दिनों में जो मुलाकात हुई थी उसमें ये कहते थे कि ही इज़ अ ग्रेट सर्वाइवर, यानी इनको डैमेज होता है लेकिन ये डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस वक्त तक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डैमेज भी पॉलिटिकली नवाज शरीफ साहब को हुआ है। तो अब आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल हो सकता है या अब वो वक्त गुजर गया? मैं समझता हूँ कि जो इदारों के दरमियान जो कशमकश है और जो जितना नवाज शरीफ ख़ानदान को नुकसान पहुँचा है और जो उनकी यानी कि अखलाक़ी पोजीशन ख़राब हुई है, तो वो अब यानी कि डैमेज कंट्रोल का तो कोई इशू बनता नहीं है। इसलिए कि पाकिस्तान में कोई किसी बात पे यकीन नहीं करता। आप किसी पे कितना ही बड़ा इल्ज़ाम लगा दें तो वो लोग यकीन नहीं करते। दूसरी चीज़ ये कि यकीन करते भी है तो वो कहते हैं भाई क्या हो गया, यानी कि पाकिस्तान में अगर कोई किसी को कत्ल भी कर दिया है तो भी लोग माइंड नहीं करते। ये तो 204 आदमी जल के मर बात कर रहे हैं कि मतलब अगर कोई किसी का हामी है तो वो उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं मानता, लेकिन जो खिलाफ मुखालिफ है वो तो छोटे से इल्ज़ाम को भी कहते हैं हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए अब ये यानी कि अगर आप सूरत हाल को देखें तो यानी नवाज शरीफ साहब को तकरीबन शरीफ फैमिली को, नवाज शरीफ फैमिली को, मुस्लिम लीग नून को बंद गली में इस वक्त वो आ चुकी है। उनको कॉर्नर तो कर दिया गया है। अब यानी कि जो आपने जिक्र किया कि 4 साल नवाज शरीफ ने गुजारे और नवाज शरीफ की कामयाबी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये यानी कि बदतरीन 4 साल हैं और अगर किसी हुक्मरान को 4 साल या 5 साल दिए जाएं और उससे कहा जाए कि आपका वही हशर होगा जो हमने नवाज शरीफ का किया, तो मेरे ख्याल से इस मुल्क में कोई जो है ना वज़ीर-ए-आज़म या सदर बनने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, जरदारी साहब की कामयाबी ये थी और पीपल पार्टी कामयाबी ये थी कि उन्होंने 5 साल मुकम्मल किए। तो उनके 5 साल की यानी कि जो मुकम्मल होने में जो उनकी कामयाबी का राज ये था कि पीछे कैनी साहब बैठे थे। वो यानी कि वो पीपल पार्टी की हुकूमत नहीं थी बल्कि वो कैनी की हुकूमत थी। तो चूँकि कैनी पीछे बैक कर रहे थे इसलिए वो उनको कोई ख़तरा नहीं था और उनके ख़िलाफ़ कोई इतनी ज़्यादा साजिशें नहीं हुई। अच्छा, ये जो हम देखते हैं कि जी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ जो एक माहौल रहा है मुखालफत का पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, ये रिसेंट पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि ग़ुलाम इसाक़ खान के दौर से शुरू हुआ जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद वो अपोजिशन लीडर थी। तो फिर गो बाबा गो के नारे पहली दफ़ा हमने पार्लियामेंट में सुने कि जब सदर ख़िताब करने आया पार्लियामेंट से तो गो बाबा गो के नारे लगे। यही नारे हमने फ़ारूक लगारी के दौर में सुने, गो लगारी गो के नारे लगे। अब ये गो नवाज गो के नारे लग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ और यही चीज़ें अब सूबाई असम्बलियों में हम देख रहे हैं कि गो जरदारी गो के नारे लग रहे हैं और कहीं पे जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ लग रहे हैं। तो ये तो अब मिजाज तो सारे सियासतदानों के बारे में हो गया है कि जी जो भी मुखालफिन हैं वो गो के नारे लगा रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं रही। देखें, बात सारी क्या है कि देखें अगर ये मामला निमट जाता है, अगर नवाज शरीफ हुकूमत ख़त्म हो जाती है और उसके बाद इलेक्शन होते हैं, जुडिशल मार्शल लॉ आता है, जो भी कुछ होता है, तो ये झगड़ा है अगर ये सेटल डाउन हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये सियासत में तलखी जो है वो यानी कम नहीं बल्कि ख़त्म हो सकती है। इसलिए कि देखें सियासत में तलखी कहाँ से शुरू हुई और क्या हुआ। गो बाबा गो का नारा तो कोई ऐसा सीरियस मामला नहीं था, वो एक लेकिन वो ग़ुलाम इसाक़ खान जैसे आदमी के लिए तो बड़ा लेकिन कशीदगी वहाँ शुरू हुई कि देखें ये जो है ये झगड़ा है नवाज शरीफ का और परवेज़ मुशर्रफ का। और तो अब यानी कि जो अपोजिशन या मुस्लिम लीग नून अगर किसी को बुरा भला कहती है या किसी को गालियाँ देती है तो वो फिर परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर रख के, यानी कि परवेज़ मुशर्रफ समझ लें कि एक सिंबॉलिक हैं कि भाई वो अगर आपको गालियाँ देनी है, पॉलिटिशियंस को गालियाँ देनी तो परवेज़ मुशर्रफ गालियाँ देते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि परवेज़ मुशर्रफ को जब यानी कि वो जो क्रेडिट लेती है पीपल पार्टी और जरदारी, एक जरदारी सब पे भारी कि जरदारी ने मुशर्रफ को हटा दिया, तो वो जरदारी का क्रेडिट तो नहीं था, जरदारी ने तो मुशर्रफ को नहीं हटाया था, जरदारी को मुशर्रफ को तो कैनी साहब ने हटाया था क्योंकि कैनी साहब उनको पसंद नहीं करते थे और ये तय हो गया था कि भाई मुशर्रफ से निजात हासिल करनी है। तो या यूँ भी आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं उनको फ़ौज ने हटाया था, तो फ़ौज उनको नहीं चाहती थी पर यानी कि सदर कह रहे हैं कि इदारे ने ही खुद तब्दीली की सदर के तौर पे, या हाँ बहरहाल कैनी ने तब्दीली की या इदारे ने तब्दीली की, मुशर्रफ साहब को हटाया गया, ठीक है, मुशर्रफ साहब हट गए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने जो तूफ़ानी बदतमीज़ी
यानी कि एक आदमी को हटा दिया गया, बात ख़त्म हो गई, पर ठीक है उसके बाद आप आराम से बैठ जाएं। लेकिन पीपल पार्टी ने तो खैर किसी हद तक, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जितनी किरदार कशी परवेज़ मुशर्रफ की और एक मीडिया ग्रुप ने जितनी किरदार कशी की, और यानी कि मतलब वो तो समझ में आती है ना बात कि परवेज़ पीपल्स पार्टी से तो मुशर्रफ की कोई लड़ाई थी, परवेज़ मुशर्रफ की लड़ाई तो नवाज शरीफ से ही थी। जी हाँ, नवाज शरीफ से थी। तो नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ और परवेज़ मुशर्रफ के इदारे की जितनी तौहीन की, जितनी तजलील की, जितना रुस्वा किया, तो उसकी नज़ीर तो यानी कि पाकिस्तान की तारीख़ में मिलती ही नहीं। और वो सिलसिला जो है वो अब तक भी जारी है, यानी कि जो अब भी यानी कि वज़ीर-ए-आज़म लेकिन वो तो कहते हैं ना मुस्लिम लीग वाले कि भाई अगर परवेज़ मुशर्रफ भी चले जाते रिटायरमेंट के बाद, बैठ जाते या हट गए थे, तो उसके बाद सियासी पार्टी बनाने की या सियासत करने की उनको भी ज़रूरत नहीं थी, बैठे रहते आराम से। भाई देखें ना, तो जब वो सियासत में आए तो फिर ये सब कुछ हुआ। ठीक है, जितने पुराने आर्मी चीफ हैं वो आराम से रह रहे हैं, क्योंकि वो सियासत में नहीं आए। नहीं, मैं नहीं समझता कि परवेज़ मुशर्रफ सियासत में आए तो इस वजह से हुआ। ये तो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मतलब एक उनका एक मसला है ही। और दूसरी बात यह है कि मुशर्रफ की पार्टी अगर थी तो क्या थी, ऐसी पार्टी तो ताहिर कादरी की भी है और ऐसी पार्टी शेख रशीद। चलें इसमें मज़ीद बात करते हैं आपसे, और ये भी पूछूंगा कि वापस पे ये सिंध की सूरत हाल पे कि ये जो बिल पास किया है इस पर सिंध वफाक के दरमियान क्या सूरत हाल पैदा होगी, और ये कोर्ट में मामला जा सकता है या नहीं, और इसकी हतमी जो तशरीह है वो क्या अदालत नहीं करनी है या सूबा अपनी तशरीह करेगा, वफाक अपनी तशरीह करेगा, इस पर बात करते हैं। यहाँ वक्त तो छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात करेंगे सिंध हुकूमत ने जो नई कानून साजी की है, नैब को गैर मौसर करने की कोशिश की गई है सिंध में, और सिंध के महकमों के हवाले से अब वो चाहते हैं कि सारे केसेस जो भी करप्शन के हों वो एंटी करप्शन देखे और उसमें नैब मुदाखलत न करे। इसके क्या असरात होंगे, ये चल पाएगा कानून या नहीं चल पाएगा? शहजाद साहब से बात करते हैं। शहजाद साहब, क्या लगता है आपको, ये कानून साजी तो कर ली, सिंध असम्बली से कानून पास हो गया और अपोजिशन ने मुखालफत भी की है, और इस मामले में उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि अदालत में जाएंगे, तो क्या लगता है कि ये मामला अदालत जो है वो अब किस तरफ लेके जाएगी? वफाक कह रहा है कि जी वफाकी कानून को तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। देखें, बात यह है कि ये जो इसका जवाब तो अब देना चाहिए जो आपके जमहूरियत के सबसे बड़े चैम्पियन रज़ा रब्बानी साहब को, चेयरमैन सेनेट साहब को, ये इसका जवाब दें कि ये हो क्या रहा है। और बहरहाल ये तो वो तो सपोर्ट ही करेंगे कि ठीक है, ये तो क्या कहते हैं, उनकी पार्टी ने ये किया है, उनका तो लगाया हुआ पौधा है ये सूबाई खुद मुख्तारी। तो ये जो 18वीं तरमीम नहीं, 18वीं तरमीम देखें, 18वीं तरमीम क्या है? 18वीं तरमीम तो शेख मुजीब के 6 नुकात हैं, जो शेख मुजीब ने 6 नुकात पेश किए थे, वही 18वीं तरमीम है। और अब वो जो ज़मीर घुमरो साहब हैं जो अटार्नी एडवोकेट जनरल हैं सिंध के, तो उन्होंने मैं उस सेमिनार में मौजूद था। उस सेमिनार में सारे जे सिंध के लोग थे, उस सेमिनार में सारे जो है पीपल पार्टी के लोग थे, और उस सेमिनार में सब विफाक के जो ख़िलाफ़ लोग हैं, जो एलिमेंट है, वो सारे लोग उस सेमिनार में मौजूद थे। उस सेमिनार में ये कहा गया कि साहब ये तो गोरिल्ला कार्रवाई हो गई है, जो 18वीं तरमीम है ना, ये तो ऐसा काम हो गया है। वो सेमिनार में मौजूद थे? जहाँ मैं मौजूद था। वफाक के खिलाफ हैं? नहीं, मैं क्यों वफाक के खिलाफ? वहाँ सारे वो लोग मौजूद थे जो वफाक के खिलाफ ज़्यादातर वही लोग थे। अच्छा। और उन्हीं लोगों ने वो सेमिनार कराया था, जो यानी कि सिंध के स्पीकर्स की बात है, जहाँ सिंध के चैम्पियन बनते हैं और जमहूरियत के नामनियात जो जमहूरियत है उसके चैम्पियन बनते हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये तो गोरिल्ला कार्रवाई हो गई, यानी कि ये तो ऐसी ज़बरदस्त वारदात हो गई कि अब बस वारे के न्यारे हो गए। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो ज़मीर घुमरो साहब ने तकरीर की वो मैंने सुनी थी, जो एडवोकेट जनरल है ना और चैम्पियन है इसके 18वीं तरमीम के। उन्होंने कहा कि अब ये जो सिंध है ये एक मुल्क है, सिंध जो है कोई सूबा नहीं है, ये सिंध एक मुल्क है। और यहाँ पर उन्होंने इसकी पाकिस्तान पुलिस सर्विस की उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा पाकिस्तान पुलिस सर्विस नहीं होनी चाहिए, इसको ख़त्म कर दें। उसके अलावा ये कि ये जो आपका DMG ग्रुप है और ये जो आपके मुकाबले के इम्तिहान होते हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। इवन ये कि जो आपके चैनल हैं ये सारे, इसका विफाक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ पे चैनल है ये उस सूबे के, यानी कि उस सूबे के मातहत है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वो उन्होंने तो ये
पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की मुखालफत की, उन्होंने कहा सिंध ब्रॉडकास्टिंग सर्विस होनी चाहिए, और आपका PTV है ना तो STV होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये कि ये तो इस किस्म की बातें सेमिनार में हो चुकी है। और कल मेरे ख्याल से सरदार साहब ने भी असम्बली में ये सवाल किया था कि भाई क्या आप सिंध को अलग करने जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, मतलब ये क्या दाग में डाल रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड यार, क्या ये बताएं कि जब सिंध इस तरह की कानून साजी करता है तो फ़ौरन सवाल उठते हैं कि जी क्या ये कौम परस्ती हो रही है, क्या ये सूबाइयत हो रही है, अलग करने की बातें हो रही हैं। सूबा सिंध में तो आज ये कानून पास हुआ है सिंध असम्बली से। खैबर पख्तूनख्वा में तो पहले से एहतसाब कमीशन बनाया जा चुका है। ये अलग बात है कि उसको पिछले 1.5 साल से ताले लगे हुए हैं और वो अपना इनएक्टिव हो गया, उस तरह काम कर नहीं पाया जिस स्पिरिट से बनाया गया था, लेकिन ये काम पहले वहाँ हो चुका है। ठीक है, वहाँ भी यानी कि ये सोच तो, इस सोच के हामी तो वहाँ भी मौजूद है ना। आप देखें ना कि इस मुल्क में हो क्या रहा है कि बलूचिस्तान इस वक्त हुआ है KPK में इमरान खान की सोच है, इमरान खान की पार्टी हुकूमत में है, उन्होंने बनाया है। नहीं, वो तो देखें, जो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन आपका था, जो फेडरल गवर्नमेंट का जो वफाकी नेशनल हायर कमीशन जो है, एजुकेशन कमीशन जो है, तो वो सिंध ने अपना बना लिया, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन बना लिया, बाकी सूबे भी बना रहे हैं, जिसके चेयरमैन ये हैं आपके डॉक्टर आसिम है। अच्छा, वो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का क्या झगड़ा क्या है? वो स्कॉलरशिप का झगड़ा है कि 17-18 हज़ार स्कॉलरशिप होती है बाहर की, बैरूनी। तो अब वो फंड बहुत है, उसमें फंड बहुत है और वो स्कॉलरशिप बहुत है, तो वो इसलिए वो उसमें सिंध या सरहद या बलूचिस्तान वो चाहते हैं कि वो ज़्यादातर स्कॉलरशिप जो है। अच्छा, बड़ा मैं सीधा सा सवाल करता हूँ आपसे। आम तासुर ये है कि ज़िया लंजार को जब नैब ने करप्शन केस में मुलविस किया और कहा कि जी आपसे इंटेरोगेशन होनी है, उनको बुलाया गया, तो उसके बाद एकदम तेज़ी आई है और ज़िया लंजार को बहुत करीबी और बहुत अहम बाएतमाद से जो मैं समझा जाता है अदीफ रियाल तालपुर का, तो ये खदशा या ये तासुर लिया जाता है कि अगर ज़िया लंजार को इंटेरोगेट किया जाएगा, इनको नैब बुलाएगा, तो कल को ये डांटे मिलेंगे और उसके बाद हो सकता है कि फ़रियाल तालपुर को भी नैब बुला ले, और फ़रियाल तालपुर को बुलाएगा तो बराह रास्त ये पीपल्स पार्टी की जो फर्स्ट फैमिली है वो इस वक्त जो है ज़ेर उताब आती है, तो कल को ये फिर आसिफ ज़रदारी साहब को भी बुलाया जा सकता है, इसका मतलब है। तो ये इस चीज़ को रोकने के लिए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपनी प्रोटेक्शन में अपने लोगों को बचाने के लिए ये कानून साजी की है, ताकि नैब को यहाँ से बेअसर किया जाए और ये मामला सूबाई एंटी करप्शन में रखे जाएँ। और कहा जा रहा है कि सूबाई वज़रा समेत कोई 96 लोग हैं जिनको बराह रास्त इससे फ़ायदा होगा अगर ये कानून यहाँ पे तस्लीम कर लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी ने ये बराह रास्त अपनी करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून साजी की है? देखें, मैं आपको बताऊं कि मलेशिया में ये हुआ कि जब करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर गवर्नमेंट ने भी ये इजाज़त दे दी कि भाई ठीक है आप करप्शन करें, लेकिन करप्शन पे इतना टैक्स दे दें। तो अब सिंध में तो यही सूरत हाल है कि सिंध में तो यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ही यानी करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई के ख़िलाफ़ है कि अगर किसी करप्ट आदमी के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करेंगे तो सबसे पहले वज़ीर आला उसकी मुखालफत करेगा, सबसे पहले जो है आसिफ ज़रदारी साहब उसकी मुखालफत करेंगे, बिलावल भुट्टो मुखालफत करेंगे। तो मतलब ये कि सिंध में ये आज़ादी होनी चाहिए कि करप्शन फ्री इदारा यानी कि ये सूबा है, तो यहाँ पे करप्शन की आज़ादी है। तो जब करप्शन की आज़ादी है तो फिर करप्शन पे आप टैक्स लगा दें, या जैसे कल किसी ने कहा कि भाई आसिफ ज़रदारी कि कल ये भी मुतालबा हुआ कि नोटों पे आसिफ ज़रदारी की तस्वीर लगाई है। तो वहाँ पे कौमी असेंबली तो सिंध असेंबली में कहा गया कि जी आज ये अलग कर रहे हैं नैब को, कल को ये कहेंगे कि नोटों पे आसिफ ज़रदारी की तस्वीरें छाप दो। अब सूरत हाल ये है कि देखें, ये आपके इखलाकी दिवालियापन की एक इंतहा होती है, एक हद होती है। हाँ, ये बात नंद कुमार ने कही थी, अकलीती रुकन जो है। तो अब आप जो है उससे भी आगे बढ़ गए ना कि आप जो है चोरी को, डाके को, बेईमानी को, लोगों को लूटने को, गरीब लोगों से पैसे लेके मुलाजमत देने को आप कहते हैं कि जी ये तो जायज़ है। और आपको याद होगा कि क़य्यूम जतोई एक मिनिस्टर होते थे, फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि ये जो हम पैसे लेते हैं, लूट मार करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो ये हमारा हक़ है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के खालिक जो थे, इसके पस मंज़र में आसिफ ज़रदारी साहब बैठे हुए थे। आसिफ ज़रदारी साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी और क़य्यूम जतोई साहब ने, जैसे कि आज अब आपको याद होगा, अब जो ये बयान आता है ख्वाबों के जो शहज़ादे हैं मंजूर वसान साहब, तो वो बयानात जो है वो एक्चुअली उसके पीछे आसिफ ज़रदारी होते हैं। जो वो ख्वाब देखते हैं ना, वो ख्वाब मंजूर वसान नहीं देखते, वो ख्वाब आसिफ ज़रदारी का होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जब ये सूरत हाल आपके
यानी कि इस सूबे में हो गई है कि करप्शन को यानी कि वो जायज़ करार दिया जा रहा है और करप्शन को हक करार दिया जा रहा है, तो फिर ये कि आप कहाँ खड़े हैं और नहीं तो ऐसी सूरत माशरा में आपका कहाँ खड़ा है। अब वफाकी हुकूमत एक्शन लेगी, अदालत को एक्शन लेना पड़ेगा, या ये जो आज अपेक्स कमेटी हो रही है आर्मी चीफ साहब उसमें आए हुए हैं, तो ये यहाँ पे मामला जो हैं वो डिस्कस होंगे। देखें बुनियादी तौर पे तो पीपल पार्टी ने जो होमवर्क किया है तो ये एक यानी कि मैं नहीं समझता कि ये सब कुछ जो नैब के ख़िलाफ़ जो कानून मंजूर हुआ है और जो काबीना ने इसको मंजूर किया है, तो मैं नहीं समझता कि ये पीपल पार्टी के जहन में ये नहीं होगा, या पीपल पार्टी वाले इतने भोले हैं या वो इतने समझदार नहीं हैं कि वो ये नहीं जानते कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक बायक जुम्बिश कलम ये कानून जो है वो ख़त्म कर देगा। एक ऑर्डर आएगा और ये जो है इनकी रिपील हो जाएगी, इन्होंने जो ये तरमीम मंजूर की या ये बिल मंजूर किया है, तो ये तो तय है कि ये एक अदालती आर्डर से ये इनका सारा प्लान जो है चौपट हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसी यानी कि अंदरूनी खाना नैब कोई कार्रवाई करने जा रही थी पीपल पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़। पीपल पार्टी की क़यादत से मुराद ये कि आसिफ ज़रदारी, अद्दी, फरियाद फर्स्ट फैमिली पे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रही थी। और तो अब ये जो कानून ख़त्म करके इन्होंने एक यानी कि टाइम गेन किया है। टाइम गेन इस तरीके से किया है कि अब ये कानून मुतनाज़ा हो गया है। ज़ाहिर है कि अब नैब फ़िलहाल तो जब तक कि अदालती हुक्म नहीं आ रहा है तो नैब जो है, क्योंकि नैब को तो किसी ने नहीं रोका, ये तो सिंध गवर्नमेंट का कहना है कि अब नैब कार्रवाई नहीं कर सकती। सिंध गवर्नमेंट ने रोक दिया ना, यानी सिंध असेंबली फर्ज करें आज नैब जाके किसी वजीर को उठा के ले आए, नहीं कर सकती तो अदालत ही जाएंगे। देखें बात ये कि जिस एक असेंबली ने ये कानून जब पास कर दिया नैब को, यानी समझ लो कि स्टे दे दिया, कानून पास हो गया तो इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि एक अभी तो गवर्नर के साइन होने हैं, अभी कानून बना नहीं है। नहीं, मैं एक अर्ज कर रहा हूँ कि स्टे जो है ना, एक मतलब मामला जो प्रोडाइज तो हो गया ना, तो अब जब वो हो गया तो अब उसमें ये है कि अब नैब ज़ाहिर है कि फौरी तौर पे तो नैब ने भी अपने यानी कि कार्रवाई रोक दी होगी, थोड़ा डिफेंसिव हो गई होगी। तो अब इससे क्या होगा कि ये जो फर्स्ट फैमिली है इसको टाइम मिल जाएगा। ओके, अच्छा एक तो ये बात समझ में आ गई। अब ये बताएं ये शुगर मिलों पे क्यों पाबंदी लगाई गई है कि अब कोई नई शुगर मिल सिंध में नहीं लगाई जा सकती, इससे किसको फ़ायदा होगा? देखें इससे तो मेरे ख्याल से फ़ायदा किसी को होगा या नहीं होगा, लेकिन ये कि सिंध में ये सूरत हाल थी या कि सैचुरेशन पॉइंट पे जो है ना ये आ गई थी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आम तासुर ये है, अपोजिशन के लोग तो खुल के कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो सारी जो मिले हैं उनका एक ही ख़ानदान से जो है वो ताना बाना मिलता है, और वो कहा जाता है कि मोनोपोलाइज कर लिया ना, बड़ा उनका जो ग्रुप है ओमनी ग्रुप, वो सारी शुगर मिलों के ऊपर मोनोपोलाइज कर लिया, आसिफ ज़रदारी उसके पीछे हैं, तो ये भी एक ही तरफ सारी बातें जा रही हैं। तो ये क्या सारा फ़ायदा एक ही ख़ानदान को कारोबार करने का, मेले लगाने का जो है वो एक ही ख़ानदान को हक हासिल है, बाकियों को नहीं है? अब ये तो देखें ना, अब मसला ये ना कि आपने जब यानी कि 18वीं तरमीम के तहत इतनी खुद मुख्तारी सिंध को दे दी और इतना मादर पिदर आज़ाद कर दिया, तो विफाक का कंट्रोल तो यानी कि विफाक का कंट्रोल मैं भाई ये जो झगड़ा हो रहा था यहाँ एडी ख्वाजा वाला और अनवर मजीद वाला, ये गन्ने के काश्तकारों से शुरू हुआ था ना, जहाँ वो वहीं से झगड़ा शुगर मिलों से शुरू हुआ था, शुगर मिलों से शुरू हुआ था। तो मेरे कहने का मकसद ये कि वो तो ये मोनोपोलाइज हो गया ना बिजनेस। जो शुगर मिलें एक ही ख़ानदान की हैं, नई शुगर मिल लग नहीं सकती। अब शुगर मिल के रेट कम हो ज़्यादा हो या कि अपनी शुगर मिलें, तो गन्ने का काश्तकार कहाँ जाएगा? इन्हीं शुगर मिलों के पास जाएगा, मज़ीद उसको वो कर लेंगे ना। देखें एक शुगर मिल है, वो उसकी जितनी प्रोडक्शन है तो वो उसको वो मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, मज़ीद उसमें प्लांट लगा देंगे, नए प्लांट लेके आ जाएंगे, तो यानी कि एक शुगर मिल ही जो है वो 10 शुगर मिल के बराबर हो जाएगी। आप समझते हैं कि ये फैसला जो है मुनसिफाना है? ये आप समझते सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया था, ये अदालत में इसको भी चैलेंज किया जा सकता है और ये तो हर एक को हक होना चाहिए। नहीं, वो तो देखें ये तो सारे ये जो फैसले ये लोग करते हैं ये सोचते नहीं है कि भाई ये अब एक अदालत भी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, हाई कोर्ट भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, लेकिन जब वो फैसला कर रहे होते हैं तो ये वो उनके जहन में अदालत होती नहीं है। वो फैसला कर लेते हैं कि ठीक है हमने ये फैसला कर लिया मखसूस कारोबारी फ़वाइद के लिए, जी उसके लिए अपने यानी कि अपने फ़ायदे के लिए। और सिंध ने जब ये पाबंदी लगाई तो वहाँ पे काबीना को ये भी बताया गया कि जी ऐसी पाबंदी पंजाब हुकूमत भी लगा चुकी है। अच्छा,
दूसरी चीज़ ये कि देखें, ये इस वक्त अब शुगर को ही लें कि शुगर इस वक्त क्या क्या हिसाब है। शुगर पे कास्ट जो है, मैं समझता हूँ कि 19 रुपये शुगर पे कास्ट आती है। हाँ, लेकिन अब तो 3 किलो 60-70 रुपये तक की और बिक्री 70-80 रुपये वो बिक रही है। तो ये देखें ना, एक किलो पे 50-50 रुपये, 60-60 रुपये या 40 रुपये एक किलो पे प्रॉफिट और है। शुगर मिलों ने इतनी बड़ी, वो एसोसिएशन ने कैंपेन चलाई पिछले दिनों, एडवर्टाइजिंग कैंपेन थी पूरे अखबारों में एक सफ़े के इश्तार थे कि जी हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। नहीं, अब तो वो जाहिर है कि वो शुगर एक्सपोर्ट भी हो रही है। अब मतलब ये कि उन्होंने लोकल मार्केट तो कैप्चर की हुई है, अब इंटरनेशनल मार्केट भी कैप्चर कर रहे हैं। तो एक ज़माने में पाकिस्तान खास हैं ये भी कारोबारी मुफादात के तहत हुआ है एक्सपोर्ट और आने वाले दिनों में इस पर भी जो है हो सकता है कोई Yeah. कोर्ट में चला जाए। चलें, मज़ीद इस तरह के जो इशूज़ हैं उनको आइंदा प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम A to Z की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।